साइकोलॉजिकली अगर कुछ फील हो, जहनी दबाव किसी तरीके का अगर फील होगा तो वो एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। थका हुआ महसूस कर रहा है, इरिटेशन के अलावा छोटी बातों पे रोना आना, हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ अब तक हमेशा बुरा ही होता आ रहा है। वादी कश्मीर में नफ्सियाती मरीजों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। जहनी मर्ज में न सिर्फ बड़े बल्कि नौजवानों की अच्छी खासी तादाद भी मुब्तला होती दिखी जा रही है। मेंटल डिप्रेशन क्या है, नौजवानों में नफ्सियाती तकालीफ बढ़ने की वजूहात क्या है और इस मर्ज को किस तरह कम किया जा सकता है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ईशा मलिक साहिबा। खैर मकदम है आपका यूट्यूब भारत में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा, एक सर्वे के मुताबिक वादी कश्मीर में 66% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है। बेसिकली मेंटल हेल्थ जो है वो भी हेल्थ का एक पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जितना फिज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है उतना ही मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। तो इससे काफ़ी एस्पेक्ट्स इसके अंडर मतलब लाइक करते हैं, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है, मतलब किस तरीके से हम कोप करते हैं विद डिफरेंट स्ट्रेसर्स, या किस तरीके से हम मैनेज करते हैं अपने लाइफ को, किस तरीके से हम अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं। एंड डिफ़र करता है, लाइक एडल्ट्स में जिस तरीके से इफ़ेक्ट होती है मेंटल हेल्थ, बच्चों में अलग है, एडोलेसेंट्स में अलग है। WHO के हिसाब से भी जो है हेल्थ के अंडर लाइक 3-4 एस्पेक्ट्स है, स्पिरिचुअल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, उसमें मेंटल हेल्थ भी है। अच्छा, एक आम शख्स जो है किस तरह समझ सकता है कि जिस तरह जिस्मानी सेहत का हमें ख्याल रखना है उस तरह मेंटल हेल्थ का भी रखना चाहिए? बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जैसे जैसे हमें टांग में दर्द होता है तो हम इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने, अपना ट्रीटमेंट कराने अपना। तो वैसे ही जैसे हमें साइकोलॉजिकली अगर कुछ फील होगा, लाइक जहनी दबाव किसी तरीके का अगर फील होगा तो वो एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब शुरुआत में क्या होता है कि हल्के हल्के सिम्टम्स फील होते हैं या थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं हम। बट क्या होता है कि जब हम उन चीज़ों को एड्रेस नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे बिल्डअप हो जाते हैं, मतलब सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड फिर वो हमारे लिए मतलब अनमैनेजेबल हो जाता है। तब जाके हम उस स्टेज पे मतलब किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करते हैं। बट अगर इनिशियल फेज़ में ही इंसान जो है वो आइडेंटिफाई करे तो ज़्यादा अच्छी प्रोग्नोसिस होगी, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, डिप्रेशन क्या होता है? अगर कोई शख्स इस बीमारी में मुब्तला होता है तो किस तरह के अलामात देखने को मिलते हैं और इस पर काबू पाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? डिप्रेशन जो है वो बेसिकली एक मूड डिसऑर्डर है, लाइक रिलेटेड टू मूड। तो इसमें क्या है, जो कॉमन जो सिम्टम्स है उसमें ये है सबसे पहले कि इंसान बार बार कंप्लेन कर रहा है हमेशा कि थका हुआ महसूस कर रहा है या अकेले रह रहा है। लाइक अभी तक जो है अच्छे से मिलजुल रहा था, बातें कर रहा था एंड अचानक से आपने देखा कि ज़्यादा अकेले में रह रहा है, बात नहीं कर रहा है किसी से, या जो चीज़ें उससे पहले पसंद थी वो सब भी धीरे धीरे करके वो सब छूट रहा है। या नींद में चेंजेस आना, लाइक वो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही है या मेरी नींद बार बार टूट रही है, या मुझे भूख नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा है खाना खाने का। किसी में होता है कि वेट गेन भी होता है, भूख ज़्यादा लगती है, किसी में ये होता है कि वेट लॉस होता है। उसके अलावा जो है मतलब इरिटेटेड रहना, इरिटेशन के अलावा छोटी बातों पे रोना आना, लाइक फ्रीक्वेंटली रोना, ज़रा सी बात हो गई तो उनको रोना आ जाता है, या हमेशा नेगेटिव बातें करना कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या हर चीज़ में नेगेटिव एस्पेक्ट पे ही फोकस करना कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ अब तक हमेशा बुरा ही होता आ रहा है या बुरा ही होगा। तो वो नेगेटिव थॉट्स या खुद को हार्म करने के थॉट्स, या ये कहना कि काश मैं मर जाता। सोशल स्टिग्मा की वजह से बहुत सारे लोग इस मर्ज को छुपाते हैं। क्या डिप्रेशन के भी क्लासेस हैं? हाँ, मतलब काफ़ी लोग जो है मतलब जो मैंने देखा गया वो यूजली तब आते हैं जब बहुत मतलब घर वालों को लगता है कि बिल्कुल अब मतलब कोई ऑप्शन नहीं बचा है या कुछ नहीं हो सकता, तब जाके वो हमारे पास आते हैं। मतलब उससे पहले वो काफ़ी और भी डॉक्टर्स के पास जा चुके होते हैं, तो वो चीज़ कभी अनआइडेंटिफाइड भी रह जाती है।
एंड कभी ये भी होता है कि अगर घर वालों को पेशेंट्स मतलब बताते भी है कि हम ऐसा महसूस करें तो यूजली नेग्लेक्ट करते हैं। या कभी ऐसे भी होता है कि उनको पता भी होते हैं, वो खुद भी रियलाइज़ करते हैं कि इंसान सफ़र कर रहा है, बट ये सोचते हैं कि नेबर्स क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मतलब वो एक टैग लग जाएगा कि ये इंसान जो है मेंटली अनफिट है, मतलब पागल है। या स्पेशली जैसे किसी की शादी नहीं हुई है या कोई इंसान जो है अभी उसका नया नया करियर है, तो वो इंसान ज़्यादा हेजिटेट करते हैं इस चीज़ को एड्रेस करने में या एक्सेप्ट करने में या इसका ट्रीटमेंट लेने के लिए। चंद बरसों से देख रहे हैं कि हमारी वादी कश्मीर में नौजवानों में खासकर जहनी जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही है। क्या वजूहात बेकारी है, हालात वाक़ात, या वजूहात कुछ और हैं? फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड दूसरा ये है कि जो एक तो पैंडमिक की वजह से भी काफ़ी असर हुआ है। जो लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे उनके सिम्टम्स काफ़ी मतलब वो सीवियर हो गए हैं या एस्केलेट हुए हैं। और ये भी रीजंस है, जैसे मतलब कम्प्लीटली लाइफ चेंज हो गई है जब से कोविड स्टार्ट हो गया है। उससे पहले भी ये फैक्टर्स थे, अनएम्प्लॉयमेंट था, यहाँ इतने सालों से ये टर्मोइल चल रहा है या ये मतलब हालात की वजह से जो है सिचुएशन हमेशा वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, मतलब कभी भी किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास मरीज़ आते हैं डिप्रेशन के या इस रिलेटेड मर्ज़ के, तो नौजवानों में क्या ख़ास जो बीमारी पाई जाती है इस वक्त हमारी वादी कश्मीर में इस रिलेटेड? जो सब्सटेंस यूज़ का है, लाइक ड्रग एडिक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा ये चीज़ कि जो हेल्दी कोपिंग मैकेनिज़म्स है वो नहीं है, मतलब यूथ में वो क्या करते हैं, एकदम से सोचते हैं कि बस मैं ये सब्सटेंस या ड्रग कंज्यूम करूँ मैं बेटर फील करूँगा, तो फिर धीरे धीरे करके वो एक एडिक्शन बन जाती है जिसकी फिर वो उसके बगैर रह नहीं पाते। तो सब्सटेंस यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, एंड क्योंकि अब उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, आइडल है, बोर्ड है, तो काफ़ी एंड क्या होता है एडोलेसेंस में जो है मतलब हमारे माइंड का पार्ट जो रैशनल थिंकिंग में इन्वॉल्व होता है, तो वो उतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है। तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स जो है, जैसे ड्रग एडिक्शन है या बाकी है, रैश ड्राइविंग है, ये ज़्यादा कॉमन है इन यूथ, बिकॉज उनको उस टाइम पे वो एबिलिटी उतने अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती है ये सोचने समझने की कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। हेल्दी ऑप्शंस है कोप करने के, उसमें इंसान मतलब थोड़ा वो हो जाता है ना, उतनी मोटिवेशन नहीं होती है, वो सोचता है ये एक शॉर्टकट है तो बस यही ले लूँ। 11 years to 19 years, एंड इसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं हर लेवल पे, लाइक कॉग्निटिव लेवल पे भी, सोशल लेवल पे, इमोशनल लेवल, फिजिकल लेवल पे भी। एज ए साइकोलॉजिस्ट, बढ़ती जहनी तकालीफ को किस तरह कम किया जा सकता है अगर ख़ासकर हम नौजवान की बात करें? बस नौजवान जो है वो या बच्चे जो है वो ज़्यादातर वक्त स्कूल में गुजारते हैं, तो मुझे लगता है जैसे बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है या बाकी डिबेट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो मुझे लगता है इसको भी इंक्लूड करना चाहिए मतलब करिकुलम में। जैसे छोटे बच्चे हैं, अगर हम उनको अवेयर करें, जैसे बिकॉज बहुत सारे केसेस होते हैं अब्यूज़ के, तो जैसे गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, या और चीज़ें हैं, या जैसे प्यूबर्टी से रिलेटेड ये चेंजेस आएंगे, या स्ट्रेस की ये सिम्टम्स है, अगर आप ऐसा महसूस करोगे तो आप हमें रिपोर्ट करो या इस तरीके से डील करो। तो ये बेसिक जो एजुकेशन और अवेयरनेस है रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ या बाकी साइको सोशल चीज़ें। कभी कभार होता है कि सिम्टम्स जो है फिजिकल होते हैं, स्टमक एक, हेड एक, बॉडी एक्स, तो उनको खुद भी नहीं पता होता है कि अनकॉन्शियसली जो है या लाइक अंडरलाइंग कुछ है स्ट्रेसर्स। इस तरह के तकालीफ को कम करने के लिए घरेलू या समाजी सतह पर क्या करने की ज़रूरत है ताकि वादी कश्मीर में नौजवानों में ये बढ़ते तकालीफ कम हो जाए? सबसे पहले जो है मतलब ये जो है मतलब जो स्टिग्मा है उसको कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में बातचीत होनी चाहिए, मतलब एट अ मास लेवल, मतलब मीडिया के थ्रू या बाकी चीज़ों के थ्रू, मतलब जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, तब जाके वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा, मतलब इसके बारे में बातचीत करना या मेंटल हेल्थ केयर सीख करना या किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना, बिकॉज तब जाके लोगों को लगेगा दैट इट्स ओके टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि अभी भी वो स्टिग्मा है।
अच्छा, अगर इलाज की बात करें, दवा के बगैर आप थेरेपी से भी इस तकलीफ को दूर करते हैं या कम करते हैं? किस तरह आप इलाज करते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट अगर बात करें? डिटेल में जाते हैं, बिकॉज तभी जाके हम वो केस कंसेप्चुलाइज कर पाते हैं कि कहाँ से कौन सी चीज़ कनेक्टेड है, या किस वजह से ये जो करंट प्रॉब्लम है इसमें कौन से फैक्टर्स है जो इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या इसको मेंटेन कर रहे हैं, या इसको ट्रिगर कर रहे हैं। तो वो जानने के लिए पूरी बात सुनना ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर हमें लगता है उसकी हिस्ट्री से कि कुछ प्रॉब्लम है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एंड हमें सीवियरिटी असेस करनी है, या कुछ चीज़ें हैं जो हमें पेशेंट डायरेक्टली नहीं बताता है, उसको खुद भी नहीं पता होती है, एंड हमें लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ स्ट्रेसर है, तो उसके लिए हम डिफरेंट साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स करते हैं जिनको हम प्रोजेक्टिव टेस्ट कहते हैं। या कुछ टेस्ट है जिससे सीवियरिटी पता चलती है कि अच्छा कितना सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। तो अगर हमें लगता है कि मतलब मॉडरेट है या सीवियर है, तो फिर हम साइकियाट्रिस्ट के पास रेफ़र करते हैं कि इसको दवाई की भी ज़रूरत है। हम पेशेंट्स के जो थॉट्स है या जो बिहेवियर है उसका, उस पे काम करते हैं। मतलब ये हम असेस करते हैं कि जो उसका थिंकिंग प्रोसेस है या पैटर्न है वो कहाँ पे गलत है, या कहाँ पे एरर्स है, या कहाँ पे डिस्टॉर्ट हो चुका है। एंड फिर पेशेंट को हेल्प करते हैं कि वो कैसे आइडेंटिफाई करे उन थॉट्स को किस तरीके से रीस्ट्रक्चर करे। आखिर पर जानना चाहेंगे आपकी मैसेज उन लोगों के लिए जो इस बीमारी को ऐप समझते हैं। उनको बोलना चाहूँगी कि मतलब इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, मतलब कोई जानबूझ के नहीं करता है, इसमें काफ़ी फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं। डायबिटीज़ में अगर से एसोसिएटेड डिफरेंट सिम्टम्स है या प्रॉब्लम्स है, वैसे ही डिप्रेशन के है डिफरेंट सिम्टम्स है, डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस है। तो ऑब्वियसली जैसे वो चीज़ आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ भी जो है जान के नहीं कर रहे हो। बहरहाल आपने ज़हनी तकालीफ के हवाले से हमें आगाह किया, किस तरह के ये तकालीफ है, इलाज और समाज में क्या करने की ज़रूरत है ताकि इनको कम किया जाए। आपने ईटीवी भारत से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये थी डॉक्टर ईशा मलिक, परवेज़ुद्दीन, ईटीवी भारत, श्रीनगर।